वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आर्य चैनल में। तो आज हम आपके लेकर आए हैं बच्चों यहाँ पर इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर, जिसमें आप देखेंगे कि आपने इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या आपका थोड़ा इकोनॉमिक्स का इंट्रो वगैरह आज हम देखेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, इकोनॉमिक्स से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो उसी के लिए हमने यहाँ पर इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू करी है, जो आपके आने वाली RO ARO और साथ ही साथ उत्तराखंड के सभी एग्जामों में यहाँ पर वर्क करेगी, या आपके आने वाले सभी एग्जामों में ये टॉपिक्स और आपके नोट्स काम आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा, रीड कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्त के साथ यहाँ पे इसको शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं, देखिए पहले चैप्टर हम आज देखेंगे, जो आपका पहला चैप्टर है वो थोड़ा सा बेसिक रहेगा इकोनॉमिक्स के लिए कि आपने क्या यहाँ पे देखना है, जिसमें हम पहला देखेंगे आपका चैप्टर के अंतर्गत अर्थशास्त्र के क्षेत्रक, शाखाएँ और उसके प्रकार, यानी आप लोग कह सकते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स देखेंगे, इकोनॉमिक्स टाइप्स देखेंगे और ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला हमने इकोनॉमिक्स और यहाँ पर इकोनॉमी में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आपका अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। तो याद रखना बच्चों, अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन, या आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल बेस यहाँ पर अध्ययन हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र कहलाता है। अब देखिए, आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, जितने भी आप धन संबंधित क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लेना खर्च करना, ये जितने भी आपके धन संबंधित क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, वो सब चीज़ किस में आएंगी, आपकी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत ही आएंगी। ठीक है बच्चों, तो याद रखना आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन, आप लोग कह सकते हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड चीज़ें हैं, तो वो क्या है, आपका अर्थशास्त्र है। और जब ये थ्योरेटिकल बेस्ड चीज़ों का आप लोग अपने जीवन में अप्लाई करेंगे या आपका इसका प्रैक्टिकली रूप देखेंगे, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ठीक है, और साथ साथ देख रखना बच्चों, जो अर्थव्यवस्था है एक अपने आप में क्या है, अपूर्ण शब्द है या अधूरा शब्द है। जब तक कि इसके आगे किसी देश का नाम न जड़ जाए, तो तब तक ये आपका कंप्लीट नहीं होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अब आप लोगों ने बच्चों ऐसा तो नहीं सुना होगा ना कि भारतीय अर्थशास्त्र है, चाइनीज अर्थशास्त्र है। अब अर्थशास्त्र क्या है, सबके लिए एक ही चीज़ है, लेकिन सबकी अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है, आपकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए अर्थव्यवस्था क्या है, आपस में एक अपूर्ण शब्द है। देखिए यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है कि इकोनॉमी एक अपूर्ण शब्द है, क्योंकि इकोनॉमी प्रत्येक देश की क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे चाइनीज इकोनॉमी हो गया, चाइना की इकोनॉमी हो गया, भारत की इकोनॉमी हो गया, भारत की आपकी अर्थव्यवस्था होगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था होगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बच्चों आपकी अलग अलग हैं। तो आई होप आपका यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो अर्थशास्त्र है और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं आपका, अब हम देखते हैं आपका ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो याद रखना, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक को बोलते हैं आप व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे को बोलते हैं आप लोग समष्टि अर्थशास्त्र। यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको अब इसको पढ़ना पड़ेगा माइक्रो और मैक्रो। याद रखना, माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र के रूप में, या माइक्रो आप कह सकते हैं इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। अब बच्चों इंग्लिश में भी इन शब्द को आप लोग याद कीजिए, क्योंकि आजकल के एग्जाम में थोड़ा इंग्लिश में ये वर्ड आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो याद रखना, जो आपकी माइक्रो इकोनॉमी है, ठीक है, या आप लोग बोल सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें आप लोग देखेंगे जितने भी आपकी आर्थिक गतिविधियां हैं, यानी धन से संबंधित जितने भी आपकी चीज़ें हैं, या हम शॉर्ट में कह सकते हैं आर्थिक गतिविधियां हैं, उनका आप एक इकाई के रूप में, क्या कह सकते हैं, आप एक छोटे स्तर पर या व्यक्तिगत रूप से आप लोग इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। यानी एक छोटे स्तर पर धन आ रहा है, जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये सब चीज़ें आप जब एक छोटे स्तर पर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी बच्चों माइक्रो इकोनॉमी कहलाएगी। ठीक है, और साथ साथ जब आप लोग देखेंगे कि इन सभी आर्थिक गतिविधियों को एक बड़े स्तर पर देखेंगे, जैसे आप लोग भारत की आय कितनी है, ठीक, भारत का खर्च कितना है, ये भारत का व्यय कितना है, भारत कितना उपभोग करता है, ये चीज़ें जब आप लोग डिस्कस करेंगे, तो वो किसके अंतर्गत करेंगे, आप लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे, या आप लोग बोल सकते हैं आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपका व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब इससे संबंधित हम कुछ नई चीज़ें देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कभी अगर पूछा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो आप लोग बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग, प्रति व्यक्ति व्यय। ठीक है, यानी एक व्यक्ति का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, समष्टि के अंतर्गत आएगा। जब आप संपूर्ण रूप से कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा बच्चों, आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। जैसे अब मैं आपसे बोलूँ भाई बच्चों बताओ जीएनपी किसके अंतर्गत आता है, तो आप लोग बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। बोलूँगा भाई एनडीपी किसके अंतर्गत आता है, सॉरी जीडीपी किसके अंतर्गत आता है, तो आप बोलेंगे ये भी आपका सर समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। मैं बोलूँगा बताइए एनडीपी किसके अंतर्गत आता है, आप लोग बोलेंगे सर समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी घबराना नहीं बच्चों, ये टर्म्स में खाली यहाँ पे आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। अभी इनका में जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, ठीक, एनडीपी क्या है, ये सब चीज़ें हम अभी आगे चलकर आपका आगे डिस्कस करेंगे। एनएनपी, एनडीपी, जीडीपी, जीएनपी, ये सब चीज़ें अभी आपके आगे चलेंगी जब मैं आपको प्रति व्यक्ति आय वाला चैप्टर
पढ़ाऊंगा, तो घबराने की बात नहीं, केवल आप लोग को अभी याद रखना कि ऐसे वर्ड आपके दोबारा आएंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र से कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। तो पहली चीज बच्चों याद रखना, जो आपका माइक्रो इकोनॉमी के जनक माने जाते हैं, ठीक है, या आप लोग बोल सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं, वो है बच्चों एडम स्मिथ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है एडम स्मिथ। आप लोग बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमी भी किसने बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है। या आप लोग बोलते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग फिर भी आंसर करते हैं एडम स्मिथ को। और इनकी एक बुक काफी ज्यादा फेमस है यहाँ पे, जिसको आप लोग बोलते हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो लिखी गई है आपका 1776 में, और इसी को आप लोग कहते हैं धन का विज्ञान, ठीक है। तो पूछा जाएगा धन का विज्ञान किसको कहा गया, तो आप बोलेंगे द वेल्थ ऑफ नेशन को, और साथ साथ बोलेंगे कि किसने लिखी, तो एडम स्मिथ ने। साथ साथ आप लोग बोलेंगे कि एडम स्मिथ ने अहस्तक्षेप सिद्धांत भी दिया हुआ है, ठीक है। और किस बुक में दिया है, तो द वेल्थ ऑफ नेशन बुक में ही दिया हुआ है। अब बच्चों ये अहस्तक्षेप सिद्धांत होता क्या है, नया वर्ड निकल के आ गया है, ठीक है। तो याद रखना ऐसी आपकी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप रहता है, यानी सरकार वहां पर हस्तक्षेप नहीं करती है, पूरा वहां पर निजीकरण होता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप लोग इस चीज को पढ़ते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो आप लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, सारी चीज क्या होती है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत होती है, या प्राइवेट चीजों के अंतर्गत यहाँ पे उनको प्राथमिकता दी जाती है। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब आगे सुनेंगे कि कैपिटलिस्ट क्या है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे कि आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, ठीक है। आप लोग देखेंगे मिश्रित इकोनॉमी क्या है, ये सब चीजें आगे आपके डिस्कस होंगी। अभी आप लोग केवल इतना रखिएगा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसके जनक भी कौन है भाई, आपके एडम स्मिथ ही। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे सब चीजें कि यहाँ पे एक साथ क्लियर हो जाए, तो मैंने एक साथ आपको यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे सबमिट कर दिए, आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं आपका समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। इसको समझा मैंने आपको दिया ही है कि जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है, अर्थात आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन बड़े स्तर पर किया जाता है, वही आपका समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे एक बड़े देश के बारे में, एक बड़े क्षेत्र के बारे में, जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, एनएनपी के बारे में, और एनडीपी के बारे में। अगला देखते हैं बच्चों, अब जैसे हमने ऊपर देखा था व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक या माइक्रो के जनक कौन थे, इसी प्रकार आप देखेंगे मैक्रो, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके जनक माने जाते हैं जॉन मेनार्ड किन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम जॉन मेनार्ड किन्स। और साथ साथ आप लोग देखेंगे एक इनकी बुक है जो काफी फेमस है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड इंटरेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग भूलिएगा मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड इंटरेस्ट। अगर पूछा जाएगा कब लिखी गई, तो आप लोग करेंगे 1936 में इस बुक को लिखा जाता है, ठीक है। 1936 आप लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, 1936। और एक चीज मैं आपको और पॉइंट यहाँ पे इनसे बता देता हूँ कि जो आप लोग देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, आप लोग बोलते हैं ना कि भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक, जहाँ पे आपका प्राइवेट चीजें भी देखी जाती हैं, जहाँ पे आपकी सरकारी चीजें भी देखी जाती हैं, ठीक, दोनों का मिला जुला रूप होता है, वही क्या कहलाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी क्या है कैपिटलिस्ट, जिसको आप लोग बोलते हैं उदारवादी, या आप लोग बोल सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आप लोग देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बच्चों क्या होगा, पूरा प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र की यहाँ पे भागीदारी ज़्यादा रहेगी। दूसरा आप लोग देखते हैं यहाँ पे आता है आपका समाजवादी। इन चीज़ों को सब हम कल डिस्कस करेंगे, अभी मैं केवल थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। इसमें आप देखेंगे सभी क्या रहता है, आपका गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहता है, यदि सरकार का क्या रहेगा, सरकारी क्षेत्र का ज़्यादा यहाँ पर हस्तक्षेप रहेगा, सरकार का यहाँ पे ज़्यादा हस्तक्षेप रहेगा। एक इन दोनों का मिला जुला रूप आता है जो इनके सेंटर में आता है, जिसमें प्राइवेट भी होंगे और सरकारी। जैसे आप लोग देखते हैं ना भारत में अभी कुछ क्या है, सरकारी जॉब्स भी हैं, कुछ प्राइवेट जॉब्स भी हैं, तो उन दोनों का जो मिला जुला रूप है वही का आपका कहलाता है बच्चों यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। अगर आप पूछेगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी के जनक कौन है, तो आप लोग करेंगे जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके लिए ये टॉपिक शायद क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने उत्तराखंड करंट अफेयर्स के हमारे लेक्चर नहीं देखे तो भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके या हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनको वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को या सभी जिन जिन ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं उनमें इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।